मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत सारी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत तेजी से मुझे आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। सबसे पहले काजी फायज ईसा साहब जब बरतानिया पहुंचे और उन्हें जाना था एक तकरीब में जहां उन्हें बुलाया गया था, और इस मौके के ऊपर जो है वो पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद पहुंच गई। काजी साहब जो हैं वो मिडिल टेम्पल हॉल में पहुंचे थे जहां उन्हें इनवाइट किया गया था, लेकिन पाकिस्तानी उससे पहले वहां पहुंच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम लोग भी थे जिनमें जुल्फी बुखारी थे, और उनके अलावा मलिका बुखारी साहिबा थी, अजहर मशवानी थे, और दीगर बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं वो भी, जो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी वहाँ पे आए। दो चार मैंने देखे कि जो ब्रिटिश लॉयर्स हैं वो भी वहाँ पे खड़े हुए थे, उनमें एक दो तो बड़े वाजे नज़र आ रहे थे। तो इन लोगों ने वहाँ पे एहतजाज किया काजी फायज ईसा के खिलाफ। इनका ये कहना है कि इस शख्स ने पाकिस्तान में नहायत नाइंसाफ़ी की है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर ये खामोश रहा। इसके दौर में हज़ारों सियासी कारकुनों को जेलों में डाला गया, ख़वातीन की बेहुरमती की गई, ख़वातीन के साथ जुल्म किया गया, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को क्रश किया गया। तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन इस शख्स के दौर में हुए, और इस शख्स ने धांधली के अंदर और एक जाली हुकूमत बनने के अंदर सहूलतकारी अदा की, और हर वो काम किया जिससे पाकिस्तान में जमहूरियत को, आज़ादी इज़हार राय को धचका लगा। तो काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गए और पाकिस्तानियों ने वहां टिका कर एहतजाज किया। अब ये सूरत हाल तो काजी साहब को बर्दाश्त कर दी पड़ेगी। देखिए, ये अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ये 70 की 80 की दहाई नहीं है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी उस दौर में बाहर रहते थे उन्हें उतनी तेजी से खबरें नहीं मिलती थी। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे आप कोई हरकत करते हैं तो पूरी दुनिया में पता चल जाता है। फिर पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ बहुत जुड़े रहते हैं, तो जो शख्स भी पाकिस्तान के साथ ज्यादती और जुल्म करेगा वो जब जब पाकिस्तान से बाहर जाएगा और जहां जहां वो पहुंचेगा ओवरसीज पाकिस्तानी उसका इस्तकबाल करेंगे। हाल ही में आपने नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल देखा। नवाज शरीफ साहब बड़े बदमजा हुए थे। अभी आप काजी फायज ईसा साहब के साथ सूरत हाल देख रहे हैं। काजी साहब जहां जहां निकलेंगे, अगर वो पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक उनसे सवालात पूछेगी, क्योंकि वहां जमहूरियत है। वहां पे ये सूरत हाल नहीं है कि आपसे किसी वकील ने या किसी शख्स ने कोई बात पूछ ली तो आप उसको डंडे मड़वाएंगे पुलिस से उठवा के, या आप उसको अगवा करवा लेंगे। अगर किसी डोनट वाले ने आपसे कोई बात पूछ ली तो वो बच्चा ही गायब हो जाएगा या उसका भाई गायब हो जाएगा। तो काजी साहब, ये पाकिस्तान नहीं है, ये यूरोप है, और यहाँ पे इस वक्त ह्यूमन राइट्स भी मौजूद हैं और वहाँ पे आज़ादी इज़हार राय भी है। लिहाजा काजी साहब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। काजी साहब जो है वो फंस गए हैं, और काजी साहब का प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर तो चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाके उनका प्रोग्राम बढ़ गया, और ये होना था। और ये हर उस आदमी के साथ होगा जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म, फस्तायत और जबर करेगा या उसका सहूलतकार बनेगा, उसे बाद में ये जवाब देना पड़ेगा। मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान का कोई भी एक शख्स जो रिजीम चेंज से लेकर अब तक अवामी उमंगों के खिलाफ खड़ा है, वो किसी भी और भी मुल्क में जाकर अनाउंस कर दे कि मैं फलां जगह पे आ रहा हूं, तो उसके बाद वो तमाशा देखे कि उसके इस्तकबाल के लिए कितने लोग आते हैं और वो उसका किस नौइयत का इस्तकबाल करते हैं। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट मुझे आपके सामने रखना है। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, जिसके बारे में कहा गया कि मीडिया शायद सही से रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इमरान खान साहब का स्टेटमेंट मुख्तसर सही मगर रिपोर्ट हुआ है। जो इमरान खान साहब ने सहाफियों से बातचीत की, ये लगभग खान साहब की 25-26 दिन के बाद सहाफियों के साथ बातचीत है। यानी 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट, इमरान खान साहब सहाफियों से बातचीत नहीं कर पाए थे। 1 महीने के बाद उनकी जो सहाफियों से बातचीत हुई, इमरान खान साहब ने क्या कहा वो आप सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि जहां से इमरान खान साहब ने छोड़ा था वहीं से इमरान खान साहब ने शुरू किया। इस 1 महीने का जबर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफियों और अपने वकला से वाज़े अल्फाज में कहा, और उन्होंने कहा कि मैं वाज़े अल्फाज में कहना चाहता हूं, जिसने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है उसने आईने पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। मुझे जिस तरह पिंजरे में बंद रखकर ज़हनी अजियत दी गई, ये बहुत ही नीच और अफसोसनाक हरकत है। जानवरों से बदतर सलूक किया गया। मेरे सेल की बिजली 5 दिन तक बंद रखी गई। सेल में घुप अंधेरा रखा गया। 10 दिन तक सेल से बाहर मुझे नहीं निकलने दिया गया। कई हफ्ते तक मेरे डॉक्टर्स, फैमिली और वकला को मिलने पर पाबंदी लगाई गई। ये सख्तियां और टार्चर करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, मगर मैं इस जुल्म के बावजूद पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए डटा रहूंगा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तानियों के मफाद और बेहतरी से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उसके पैसे, जायदाद सब बाहर है।
یہ پاکستان میں صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں. جب یہ وزیر اعظم تھا تو 22 دفعہ برطانیہ گیا تھا. اب تو ویسے بھی یہ 12واں کھلاڑی ہے, اس لیے اپنے وطن واپس سدھار گیا ہے. انتظار پنجوتا کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کے اغوا پر مجھے شدید تشویش ہے. یہ جبری گمشدگی میری ذات سے مخاصمت کا شاخسانہ ہے. ملک میں مکمل لاقانونیت کا راج ہے. یہ مخاصمت لفظ جو ہے یہ عمران خان صاحب نہیں بولتے, اور میں نے کبھی انہیں بولتے ہوئے نہیں سنا. یہ بعد میں جس نے بھی ایڈٹ کی ہے خبر, انہوں نے اس کو مختصر کرتے وقت شاید یہ شامل کیا. ملک میں مکمل لاقانونیت کا راج ہے. میرے فوکل پرسن کے اغوا کو 21 دن ہو گئے. اس کا قصور کیا ہے؟ افسوس ہے کہ عدالتیں بھی خاموش ہیں. یہ جناب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے 2-3 اہم اقدامات کیے ہیں. وہ تینوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جو سمت ہے اس کا تعین بھی کر رہا ہے. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا انحصار اس بات پہ تھا کہ الیکشن ٹریبیونلز بن جائے جو انصاف کے مطابق فیصلہ کریں, اور ان ٹریبیونلز میں پاکستان تحریک انصاف کی جو اصلی فارم 45 والی سیٹیں ہیں وہ ان کے ایم این ایز کو مل جائیں, اور جعلی فارم 47 والے ایم این ایز خزاں پہ پتوں کی طرح جڑ جائیں اور پاکستان تحریک انصاف اکثریتی جماعت بن جائے قومی اسمبلی میں اور وہ اپنی حکومت بنا پائیں. اب اس کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مکمل سہولت کاری کی تھی, اور پنجاب کی چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کی خواہش کے مطابق جو ان کے اپنے حاضر سروس ججز ہیں ان کو نکال کر ریٹائرڈ ججوں کو ٹریبیونلز میں لگا دیا تھا. اب یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض تو تھا, لیکن 30 سپتمبر کے اس فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف چیلنج نہیں کر رہی تھی. 25 دن پاکستان تحریک انصاف نے انتظار کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں, اس کے بعد اس کو چیلنج کیا جائے گا. اب پاکستان تحریک انصاف نے اس میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے. اچھا, اس میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان ملاقات الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کی وجہ نہیں بن سکتی. الیکشن ٹریبیونل کا جج کون ہوگا یہ فیصلہ چیف جسٹس کا اختیار ہے, جو چیف جسٹس پہلے کر چکے تھے. سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا کہ 4 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ رجسٹرار نے 6 الیکشن ٹریبیونلز کو نوٹیفائی کیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات کے بعد الیکشن ٹریبیونل کے لیے حاضر سروس ججز کے نام واپس ہو گئے. پھر ریٹائر جج اس کے اوپر لگا دیے گئے, تو انہوں نے کہا جی یہ غلط ہے, اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی جائے. اب نظر ثانی کا بینچ بنے گا, دیکھتے ہیں یہ بینچ کیا بنے گا. تو قاضی صاحب کے جانے کے بعد تحریک انصاف نے 3 بڑے کیسز فوری طور پہ پٹ کیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ایک الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں واپس ملیں گی. نمبر 2, الیکشن کمیشن کے اوپر توہین والا معاملہ کہ 12 جولائی کو الیکشن کمیشن کو جو کہا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کی جائیں, اور تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, جو بندے باقی ہیں وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. تو یہ عمل درآمد نہیں ہوا. اب الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا تو ان کے اوپر توہین عدالت لگائی جائے. دوسرا یہ کیس لے کر آئے. تیسرا کیس پاکستان تحریک انصاف لے کر آئی فوجی عدالتوں والا. فوجی عدالتوں والے معاملے میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی کہ یہاں زیادتی ہو رہی ہے اور یہ کیس بڑے عرصے سے پینڈنگ ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں وہ اس کو جلدی لگوانا نہیں چاہتے تھے. انہیں آئیڈیا تھا کہ قاضی صاحب کیا کریں گے تحریک انصاف کے ساتھ, لہذا انہوں نے انتظار کیا, اور اب فوجی عدالتوں والا معاملہ جو ہے وہ بھی اٹھا دیا گیا ہے, اور نومبر کے دوسرے ہفتے کے لیے درخواست کی گئی ہے کہ اس معاملے کو اب لگایا جائے. اس کے علاوہ زلفی بخاری صاحب نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا ہے. ملیشیا کے ایک وزیر اعظم آپ کو یاد ہوگا پاکستان آئے تھے جب پاکستان تحریک انصاف 3 اور 4 تاریخ کو احتجاج کر رہی تھی اسلام آباد کی جانب. تو اکتوبر کے شروع میں ملیشیا کے وزیر اعظم پاکستان آئے تھے. زلفی بخاری نے دعویٰ کیا کہ ملیشیا کے وزیر اعظم نے یہ درخواست کی تھی کہ وہ جیل میں اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ریاست نے ان کی اس درخواست کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ بعد میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں یا جو عہدیداران ہیں ان کی ایک ملاقات ہونی تھی ملیشیا کے وزیر اعظم سے, وہ بھی نہیں ہو پائی. تو عمران خان صاحب کی ریلیونسی آپ دیکھ لیں کہ جو باہر سے ایک ملک کا وزیر اعظم آیا, ملیشیا پاکستان کا برادر اسلامی ملک ہے, بہت طاقتور اور بہتر ملک ہے. اب ملیشیا کا وزیر اعظم آیا تو ان کی دلچسپی اس حکومت میں تو تھی, لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے اسے تو ملنا ہی پڑے گا,
लेकिन उनकी दिलचस्पी इमरान खान से मुलाकात में थी कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा लीडर है उससे मुलाकात की जाए। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि जेल में है तो मौजूदा हुकूमत ने उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। नजम सेठी ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी इमरान खान को मनाने की कोशिशें हो रही हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है अब तक इमरान खान को मनाने के लिए हो रहा है कि खान साहब गुस्सा जान दो, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो उनकी 3 शराइत पहले दिन से हैं। एक वो ये कहते हैं कि जो भी 9 मई के हवाले से हकायक हैं वो सामने लाए जाए, उस पर जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और जो बेगुनाह कारकुन है उन सबको रिहा किया जाए। दूसरा वो ये कहते हैं यानी जाली मुकदमात वो कहते हैं खत्म किए जाए। साथ में इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि जो अवामी मैंडेट है वो अवाम को वापस किया जाए। ये बड़े अहम इमरान खान साहब के मुतालबात हैं। इन मुतालबात से इमरान खान साहब पीछे नहीं हटते और अब तो आईनी तरमीम हो गई है तो यहां भी इमरान खान साहब के तहफ्फुजात हैं। आइंदा कभी बात होगी तो वो भी सामने आ जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट को आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के तौर पे लें और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग ऐसे ही बात करते हैं। मुराद सईद साहब का भी एक स्टेटमेंट आया है, उसमें भी वो कौम को इसी किस्म का पैगाम दे रहे हैं। एक तो पार्टी को डिवाइड नहीं होना चाहिए, पार्टी को इकट्ठा रहना चाहिए, पार्टी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की गई 9 मई के बाद, लेकिन जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें डिसोन कर दिया और वो बेयारो मददगार हो गए और गैर सियासी बन गए। लेकिन अब दोबारा उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अदालतों और पार्लियामेंट के बजाय बिलाकर जो फैसला होगा वो सड़कों पर होगा। सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि लाखों लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। 8 या 10 हजार लोग अगर सड़कों पर आएंगे तो 2,000-3,000 लोग गिरफ्तार हो जाएंगे और बाकियों को मार पीट कर मुंतशिर कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा जी लाखों लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, यानी 1 मिलियन लोग अगर निकल आए पाकिस्तान में तो क्या प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से निकल सकते हैं। पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर 1 मिलियन लोग निकल आए तो उसके बाद हुकूमत 2-4 हजार लोग गिरफ्तार भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो लोग अगर बैठ जाए तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान का पूरा सिस्टम तब्दील करके रख सकते हैं। और ये सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं कि अवामी ताकत से सब डरते हैं, सब खौफ खाते हैं, सब कांपते हैं। तो ऐसे में जो है वो सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना कि सड़कों के ऊपर फैसला होगा, ये बात ठीक है, लेकिन कब होगा ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर कि पाकिस्तान के अवाम इस जुल्म, ज्यादती, लाकानूनियत और मैंडेट चोरी के खिलाफ कब मैदान में निकलते हैं। एक और अहम खबर है नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ और उसमें आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो जीत गया। यानी मिलीजुली कामयाबी है। सेक्रेटरी और नायब सदर जो है वो नीचे से हामिद खान ग्रुप के जीत गए, लेकिन सदर की इंपॉर्टेंस होती है, सदर ही सबसे अहम होता है। सदर जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप का जीत गया, यानी एहसन भून और तारड़ साहब जो हैं जो वजीर कानून है इनका उम्मीदवार जीत गया, आसमा जहांगीर ग्रुप का। ये जीता कैसे, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों ने रोला डाल दिया कि जी धांधली हुई है, बहुत बड़ी धांधली हुई है, ये जैसे जाली इलेक्शन फरवरी 2024 में हुआ था ये वैसे ही हो गया। तो ये झूठ है, ये गलत है बात। धांधली की कोशिश जरूर की गई है और धांधली कुछ हद तक हुई भी, लेकिन वहां पाकिस्तान के वकला मौजूद थे और वकला ने जो है वो वहां पे बरवक्त धांधली को पकड़ा और वोटों का जो फर्क डाला जा रहा था उसे खत्म किया। लेकिन इसके बावजूद आखिर में जो रऊफ अता है वो इलेक्शन जीत गए हैं, जिनका ताल्लुक हुकूमती कैंप से है। जबकि मुनीर काकड़ जो है जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही थी या हामिद खान के ग्रुप के थे, वो इलेक्शन हार गए हैं। अब हुआ क्या इस इलेक्शन में, देखिए मकबूलियत तो सारी इमरान खान के साथ थी, हमायत भी सारी इमरान खान के साथ थी, हमदर्दी भी सारी इमरान खान के साथ थी, लेकिन फिर भी हुकूमती कैंप वकला का कैसे जीत गया। 2-4 बातें आप याद रखें कि यहां पे करोड़ों लोगों ने वोट नहीं डालना था या सारे वकीलों ने वोट नहीं डालना था। ये 4221 वकील हैं जिन्होंने वोट डालना था, जिनके पास मेंबरशिप है, वोट डालने का हक है उनके पास। ये 4221 वोटर हैं, जिनमें से 1000 के करीब वोटर्स ऐसे हैं जिन्हें हुकूमत ने अकोमोडेट किया हुआ है, यानी 1000 के करीब है जिन्हें मुख्तलिफ जगहों पे अकोमोडेट किया हुआ है और वो इस निजाम के बेनिफिशरी है। तो उन्होंने तो हुकूमत को वोट डालना था। इसके अलावा गुज़िश्ता 3-4-5 माह में बड़ी जबरदस्त मेहनत की है ये आजम नजीर तारड़ और एहसन भून के ग्रुप ने। उन्होंने एक एक वकील को टैकल किए, एक एक वोटर से उन्होंने मुलाकातें की हैं, एक एक वोटर के उन्होंने मसाइल देखे हैं, बहुत सारे वोटर्स के उन्होंने काम करवाए हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़े जबरदस्त तरीके से एक एक वोट करके इकट्ठा करके उन्होंने अपना इलेक्शन जीत लिया है।
اور جو उनको कमी पेश आ रही थी, उन्होंने 200 नया वोटर भी नया बनाया है। जो नया 200 वोटर बनाया है वो उनके अपने ग्रुप का और उनका डाई हार्ड वर्कर है, तो वो 200 वोटर उन्होंने मजीद ऐड ऑन किया। तो इस तरह जो है वो उन्होंने अपनी जीत को यकीनी बनाया। जबकि हामिद खान ग्रुप जो है, इन्होंने मेहनत नहीं की। यानी आज से चंद दिन पहले तक किसी को पता भी नहीं था कि हामिद खान का कौन है उम्मीदवार। नॉर्मली पता होता है, कोई मेहनत हो रही होती है, कोई जोर लग रहा होता है, लेकिन यहां पे इन्होंने सारा का सारा इन्हिसार इस बात पे रखा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत की वजह से हमारा सदर जीत जाएगा। लेकिन मेहनत नहीं की, और जब मेहनत नहीं की, प्लानिंग नहीं की, मनसूबाबंदी नहीं की, तो वो 4221 वोटर्स के इलेक्शन में वो हार गए। अब ये इलेक्शन जीतना बहुत आसान था। अगर मेहनत करते, जोर लगाते, लोगों से मुलाकातें करते, अपनी कंपेन को सही तरीके से चलाते और सही तरीके से पेनिट्रेट करते वुकला के अंदर जो वोटर्स हैं, तो शायद ये इलेक्शन जीत जाते। क्योंकि इस मरतबा कन्विंस करना आसान था, क्योंकि जो भी इस वक्त हुकूमत है, इसने आइन पे हमला किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कमजोर किया हुआ है, वुकला के ऊपर जो है वो जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं। तो इन सारी चीजों का फायदा उठा सकते थे हामिद खान ग्रुप के लोग, लेकिन वो नहीं उठा सके। अब इसके ऊपर जो है वो इधर उधर की बातें करने का फायदा कोई नहीं, इन्होंने मेहनत नहीं की। अगर ये मेहनत करते तो ये इस इलेक्शन को जीत भी सकते थे। ये बेहतरीन मौका था। हाँ, जमीर की आवाज के ऊपर लोगों ने नीचे वोट डाला, नीचे कामयाबी मिली है हामिद खान ग्रुप को, लेकिन सदर के वोट के लिए जहां वादा किया था या जहां लोगों ने कमिटमेंट दी थी, वहां लोगों ने वोट डाला है। हुकूमत एक और काम करने जा रही है नाजरीन, और वो काम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का। अब जुमे वाले दिन ये बिल पेश किया जाएगा, इसका इम्कान है। हुकूमत ये चाहती है कि 5-6 जजेस अपने मजीद ऐड कर दिए जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो जजेस हुकूमत की सोच के करीब हो, हुकूमत के नुक्ता नजर के करीब हो, ताकि हुकूमत के अक्सरियती जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो जाए। तो उसके लिए अब वो कोशिश करेंगे। ईमान मजारी साहबा का रिमांड दे दिया गया कल, बहुत ही अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि मुझे जो है वो हिरासत में लिया जाए, हिरासत में तो उस शख्स को लिया जाना चाहिए था जिसने मुझ पर तशद्दुद किया, और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक साबित है कि मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है ईमान मजारी के ऊपर बहुत गुस्सा है ताकतवर लोगों को, क्योंकि वो हर कमजोर का, हर बेबस का, हर मजबूर का, जबरी तौर पे लापता होने वाले लोगों का इंसानी हकूक की बुनियादों के ऊपर वो आकर मुकदमा लड़ती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आसमा जहांगीर के बाद अगर कोई ताकतवर आवाज, कोई तवाना आवाज पाकिस्तान में खड़ी हो रही है वुकला कम्युनिटी के अंदर, तो वो ईमान हाजिर मजारी की है। आपको उनके नजरियात से इत्तफाक हो या इख्तलाफ हो, इस लड़की ने अपने आप को मनवाया है, इस लड़की ने अपने आप को साबित किया है। ये शदीद दबाव के बावजूद डट कर खड़ी रही है और इसने मुकाबला किया है पूरे निजाम का, और जो लोग भी जुल्म और ज्यादती का शिकार हुए ये उनके साथ खड़ी हुई है। लिहाजा इसके लिए सबको आवाज उठानी चाहिए। नाज़रीन, बहुत सारी और चीजें हैं मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन फखर जमान के साथ ज्यादती हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन है, बहुत कमाल आदमी है, जबरदस्त प्लेयर है, फिटनेस लेवल इनका बड़ा शानदार है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है क्रिकेट का। व्हाइट बॉल क्रिकेट में इससे बेहतर आदमी कौन हो सकता है, लेकिन उन्हें कौमी क्रिकेट टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें बाहर रखा गया है। और कुछ मैंने सहाफियों से बात की जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करते हैं, वो ये कहते हैं कि इनको सजा दी गई कि 1 माह पहले मोहसिन नकवी साहब ने कुछ 8-9 क्रिकेटर्स को बुलाया था और उसमें फखर जमान साहब को और सबको उन्होंने दावत दी कि खुलकर बात करें। तो फखर जमान साहब ने जरा ज्यादा सच बोल दिया था, और पाकिस्तान में इस वक्त सच बोलने वाले को कीमत चुकानी पड़ती है, तो फखर जमान साहब भी कीमत चुका रहे हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया के अंदर ऐसे प्लेयर्स कम है। ये आदमी पूरे मैच का पांसा बदल सकता है, ये सबको पता है। बड़े दिल का प्लेयर है, दलेर आदमी है, बहुत अच्छी हिटिंग करता है, व्हाइट बॉल के अंदर स्पेशलिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद उसको सिर्फ निशाना बनाया क्यों? उसके सच और उसके पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। उसका गेम जो है वो आज भी बोलता है, उसका रिकॉर्ड आज भी बोलता है कि कोच तक तो छोड़ के चला गया टीम का। इतनी सियासत हो रही है टीम के अंदर, तो इस सियासत से तंग आकर, यानी एक अलग टीम ही इनको चाहिए अपनी बना ले, और जो पाकिस्तानी टीम है उसको कहीं किराए पे भेज दे, यही कर सकते हैं अब। और टीम की जो हालत इन्होंने कर दी है, यानी जो प्लेयर्स के साथ ये कर रहे हैं, जो जुल्म और ज्यादती ये कर रहे हैं, अब ये जाएंगे जब खेलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।